एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। आज काफ़ी दिन बाद मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने अब तक मेरे चैनल पे अपना प्यार दिखाया और वेट किया। एक्चुअली मैंने गैप अपने लिए लिया था क्योंकि बहुत टाइम से मुझे कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों से यानी अपने फ्रेंड्स से भी, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उनसे भी डिस्कस किया था और सबने ये बोला कि ठीक है आप थोड़ा सा गैप ले लो। कुछ ने सजेशन दिया, कुछ फेमस स्टोरी को आप अपनी तरीके से वांगशन में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करो, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती थी कि मैं एक यूनिक आइडिया के साथ, अपने ही आइडिया के साथ वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा थोड़ा गैप लेके सही, पर मैं अपने आइडिया के साथ एक न्यू वीडियो के साथ आऊँ। सो बहुत हो गई बकबक। नाउ बैक टू दैट वीडियो। ये फैन फिक्शन आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम माय लेनर्ड गगा। जितना यूनिक इसका नाम है, ये कॉन्सेप्ट और स्टोरी भी उतनी ही अलग है। ये कोई हिस्टोरिकल या मॉडर्न नहीं है, ये एक बीच का टाइम है, यानी आज से कुछ पीछे चलते हैं, 90s के टाइम के हैं कि ये स्टोरी है। यानी तब जब फैमिली वैल्यूज़ किस तरीके से नए कंट्री बिल्ड हुई, चाइना जो काफ़ी सारे शुरुआत में जब एक नई कंट्री फ्री होती है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है, तो काफ़ी सारे उसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। ये उस टाइम की, उस दौर की स्टोरी है। सो ये एक ओमेगा वर्जन है और इसमें एज गैप भी दिखेगा आपको विंग और वांगजी के बीच में। सो स्टार्टिंग के कुछ में विंग आपको 14 ईयर का एक ओमेगा दिखेगा, तो कुछ सीन्स आपको हो सकता है आप पसंद ना आए, तो मैं एडवांस में कह देती हूँ। बट हाँ, ये एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है जिसमें बहुत सारे लेयर्स मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यहाँ पे पहली बार में विंग को देख के वांगजी को फर्स्ट वाला अट्रैक्शन नहीं होगा। एक रिलेशनशिप में जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्यार बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वो होगा। सो होप सो आपको मेरा ये न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू मूवी मतलब न्यू फैन फिक्शन अच्छी लगे। सो बैक टू द स्टोरी। 90s का टाइम था, कहने के लिए चाइना अब रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया है, एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई है। पर काफ़ी साल अभी नहीं हुए हैं इसे आज़ाद हुए हुए, तो कंट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत ज़्यादा रिच बिजनेसमैन या एक तरीके से वेल एस्टैब्लिश बिजनेसमैन जिनका ऑलरेडी इस गवर्नमेंट से पहले से ही कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, वो ही हैं जो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, या इस कंट्री में एक तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प करते हुए इसे कंट्रोल कर रहे हैं। यही कारण है जो छोटे बिजनेसमैन हैं इन बड़ी बिजनेसमैन के साथ किसी भी तरह से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, या ये कह सकते हैं रिलेशनशिप बना रहे हैं, रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरीके से अब चाइना का फ्यूचर बढ़ना है, उस समय में पैसे और रुतबा और पावर जिसके पास होगी वो ही सरवाइव कर पाएगा। छोटे गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, एक उनके साथ गलत व्यवहार किए जा रहे हैं, खासकर गरीब ओमेगास के साथ। एक तरीके से गरीब ओमेगास की तो बहुत बुरी हालत है, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक तरीके से फैमिलीज़ हैं जो इन सब चीज़ों से अलग हैं, जिनके पास पावर भी है, रुतबा भी है, और वो गुड मॉरल वैल्यूज़ भी कैरी करते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा नाम है लैन कॉर्पोरेशन का। हाँ, चाइना के सारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग या ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं वो लैन कॉर्पोरेशन को ही दिए जा रहे हैं। लैन कॉर्पोरेशन की गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी अच्छी एक तरीके से साठगांठ है। ऊपर से ये लोग बिल्कुल भी करप्शन और इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले नहीं हैं, इसलिए गवर्नमेंट को भी इन्हें सारे के सारे एक तरह से कंस्ट्रक्शन के या डेवलपमेंट के काम दिए जा रहे हैं। इसी कारण न्यू डेवलप्ड हो रहे चाइना के बड़े बड़े कॉर्पोरेट एरिया हो या अपार्टमेंट्स हो, हाईवेज हो, हर चीज़, हर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हों का ऑफिसेस हों, सारे प्रोजेक्ट लैंड्स को ही मिल रहे हैं। तो लैंड काफ़ी बड़ा नाम है इस समय चाइना का। दूसरे नंबर पे आते हैं वेंस और जिन। हाँ, ये दोनों भी काफ़ी बड़े नाम हैं। सबसे ज़्यादा नाम तो इस समय वेंस का भी कम नहीं है। वेंस सिक्योरिटी के फील्ड में बहुत आगे हैं और इन्हीं के को पार्टनर या इनके साथ काम करते हैं लोग एक तरह से नी कॉर्पोरेशन भी इनके साथ मर्ज है। वैन और नी एक दूसरे के साथ काम करते हैं। शेयर होल्डर की बात की जाए इस कंपनी की, तो 60% सिक्योरिटी का काम वैंस करते हैं और 40% नीस करते हैं। लेकिन ये दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। उसका रीज़न ये है कि नी मिंजो और वैन रोहान एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वैन रोहान नी मिंजो को अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसी कारण इन लोगों की पार्टनरशिप भी अच्छी चल रही है।
तीसरे नंबर पे और सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई है तो वो है जिन। जिन्स सबसे ज़्यादा बुरे हैं। जिन्स हर मामले में एक तरीके से करप्ट भी हैं और अपनी पावर का गलत यूज़ करके फ़ायदा उठाने में भी आगे हैं। पर हाँ, ये जिन एक तरह से जिन गोंशान की इस समय चाइनीज़ गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है। इसी कारण उनके बारे में सब जानने के बाद भी लोग उनके डर के कारण, क्योंकि वो उनके पास इस समय के सबसे ज़्यादा ज्वेलरी, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इसी कारण उन लोगों से कोई जल्दी से एक तरीके से पंगा नहीं लेता। एक और कंपनी है जियांग्स कंपनी, जो को हम बड़ी कंपनी तो नहीं है, लेकिन हाँ इन बड़ी बड़ी कंपनीज को एज अ सप्लायर काम करती है। उन्हें रॉ मटेरियल्स जो अवेलेबल करवाने की कोशिश करती है। जहाँ एक तरफ जैन फैमिलियाँ इतने में ही काफ़ी खुश है अपनी कंपनी के साथ, जियांग्स कॉर्पोरेशन के साथ, लेकिन उनकी वाइफ मैडम यू बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैडम यू बहुत कोशिश करती है किसी भी तरह इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ अपना रिलेशनशिप सुधार सके। ये लोग पुराने टाइम पे क्लाइंट्स थे और इन लोगों के पेरेंट्स या एक तरीके से कह सकते हैं एंजेस्टर बुजुर्ग या परिवार वाले एक दूसरे से दोस्ती रखते थे। अब मैडम यू इस चीज़ का फ़ायदा उठा के किसी भी तरह से जिन या लेंस या वैन या किसी भी क्लाइंट में कोई भी रिलेशनशिप बनाना चाहती है। उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स भी डाले हैं और उनके एफर्ट्स फाइनली रंग ला रहे हैं। फाइनली उनकी दोस्त यानी मैडम जिन ने फाइनली अपने बेटे जिन जुशान के लिए यानली के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश है। और इसी कारण ये जियांग्स आज जिन क्लैन जा रहे हैं, क्योंकि जिन क्लैन के लोगों को जियांग्स के पास आके वहाँ एक कहते हैं ना शादी करना थोड़ा सा लो क्लास लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो जो उनका एक तरह से जिन ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से सारी तैयारियां कर सकते हैं। इसी कारण जिन ने जहां अपने हिसाब से ही सब कुछ करा है, उन्होंने अपनी ही सिटी में सब सारी तैयारियां करी हैं। इसी कारण छोटे शहर में रहने वाले जियांग्स अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच रहे हैं कार में। इस समय मैडम यू, जैन फैमियाँ, उनके बेटे जंचा और उनकी बेटी यानी ही नहीं बल्कि उनका अडॉप्टेड सन विवुशान भी बैठा हुआ है। जहाँ यानली अभी 19 साल की हैं, वहीं जंचा अभी सिर्फ 16 साल का है और विंग इन सबसे छोटा सिर्फ 15 साल का है। विंग एक ओमेगा है, वहाँ यानली भी एक ओमेगा है, वहीं जंचा एक अल्फ़ा है। जहाँ एक तरफ यानली और एक मैडम यू काफ़ी खुश है, वहीं जंचा और जैन फैमिलियाँ थोड़े से परेशान हैं। विंग को अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। वो एक प्यारा सा नॉटी सा बच्चा है जो अपने गांव में हमेशा खेलता कूदता रहता था अपने प्यारे से लोटस पेयर में, जो एक छोटा सा शहर है, और एक तरीके से रॉ मटेरियल पहुंचाता था, लाइक एग्रीकल्चर थिंग्स, वो होता है ना सब्जियां, लोटस वो लोटस और इस टाइप की जो सब्जियों वाली चीज़ें होती है वो पहुंचाता था। तो वो विंग हमेशा गांव में रहा है, बहुत सिंपल सा पर बहुत मस्तीखोर, बहुत चुलबुला बच्चा है। वहीं जैन फैमिलियाँ और जंचा जो अब अपने फादर के साथ बिजनेस संभालता है, वो अच्छे से जानता है जिन क्लैन की रेपुटेशन को। उनसे पता है जिन क्लैन कितना बदनाम है अपनी अय्याशियों के लिए, अपनी एक तरीके से टॉर्चर करने के नेचर के लिए। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जिन क्लैन से परेशान रहते हैं। जिन क्लैन के हाँ एक तरह से जिन सेक्रेटर जिन गोंशान तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है। उसकी नज़र तो एक बार किसी पे पड़ जाती है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल ओमेगा हो, चाहे वो बीटा हो, वो उसकी अपनी सेक्सुअल डिज़ायर के लिए उन्हें उस फोर्सफुली कर या जैसे भी करें अपने आप उसे बेड पे लेके आ जाता है। और ये चीज़ जिन हम एक तरह से जैन फैमिलियाँ और जिन जंचा ने कई बार सुनी है, और वो इसी कारण उनकी बेटी एक लौती घर की सबसे लाडली यानली की शादी वहाँ हो रही है, ये सोच के वो दोनों मन में बहुत स्ट्रेस में। लेकिन मैडम यू ने जिद करके लड़ के या एक तरीके से अपनी कसम दे के या वो खुद सुसाइड कर लेंगे अगर उन्होंने इस शादी के बीच में आने की कोशिश की, इस टाइप की धमकियां दे देकर उन्हें बहुत मजबूरी से इस शादी के लिए मनाया है। ना चाहते हुए भी उन दोनों को भी बाद में हार मान के मानना पड़ा। वहीं यानी फादर और अपने भाई को समझाया कि वो जिन जुशान से कई बार मिली है, क्योंकि मैडम यू उसे ज़बरदस्ती जिन मेंशन ले जाती थी जब मिलवाने के लिए, तो उसे जिन जुशान का नेचर बहुत अलग लगा उसके फादर के नेचर से, और वो खुश है कि उसकी शादी जिन जुशान से हो रही है। इसलिए इन लोगों दोनों ने भी बाद में ये बात मान ली। ये लोग निकल तो बड़ी खुशी से, बड़े मन में एक तरह से संकोच या दुविधा लेकर रहे, पर ये नहीं जानते थे कि इनकी लाइफ कितनी बुरी तरह से बदलने वाली, खासकर विंग की लाइफ। विंग को बिल्कुल आइडिया
आइडिया नहीं था कि आज उसका वहाँ जाना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होगा। उस जैसे छोटे से बच्चे ने, 14 साल के बच्चे ने, तो अपनी एक्साइटमेंट से जिन की मेंशन घुसा था ये सोच के कि आज उसकी सीजे की शादी है। उसकी सीजे की शादी में वो खूब सारा टेस्टी टेस्टी खाना खाएगा, बहुत मस्ती करेगा, नाचेगा, गाएगा, फन करेगा। वो यही सोच के अपने लोटस पेड़ से निकला था। उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ इतनी बड़ी बुरी तरह से बदल जाएगी। हाँ, क्योंकि जैसे ही जिन मतलब एक तरह से पूरी जिन फैमिली गेट पर जैंग्स का वेट कर रही थी और विंग को देखते ही जिन जिशान का दिमाग सड़ गया। उसके दिमाग में विंग को देखते ही लस्ट भरी एक थॉट आ गया या ये कह से नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा कि आज तो कुछ भी हो जाए लेकिन उसे इस प्यारे से, इस क्यूट से, इस ब्यूटीफुल से ओमेगा को जो अपने बेड पे लाना है। शुरुआत में जैसे सब लोगों की एंट्री हुई तो विंग ने अपनी मस्ती में सबको प्यार से बो करके मिला, सबसे हैंडशेक करी, क्योंकि उसे ये भी जिन मतलब एक तरीके से जैन फैमिली ने सिखाया था कि जब भी वो जिन क्लैन जाए सबसे बहुत अच्छे से प्यार से मिले। उसे आज सबसे सुंदर कपड़े पहना के लाई थी मैडम यू, ये सोच के कि कम से कम वो एक तमीज के एक तरह से कहते ना प्रेजेंट वालों बन के आना, वो ये सोच के लाई थी। लेकिन मैडम यू को भी पता नहीं था कि उनकी एक बेवकूफ़ी कितनी बड़ी आगे जाके उनके लिए भी परेशानी बन जाएगी। जहाँ सब लोग इस समय अपने अपने रूम्स में जाके रेडी होना चाह रहे थे क्योंकि शाम के समय शादी थी और ये लोग सुबह ही पहुँच गए थे। वहीं मैडम यू के पास एकदम से मैडम जिन आती हैं। उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा परेशानी और दुख था। मैडम यू समझ नहीं पाई क्योंकि मैडम यू और जिन एक तरीके से मैडम जिन एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो मैडम यू को पता था कि वो तो बहुत खुश होंगी कि उनकी बेटी की शादी यानली से हो रही है, क्योंकि यानली को भी बहुत पसंद करती थी मैडम जिन। लेकिन ये परेशानी क्या कारण है वो समझ नहीं पा रही। लेकिन जब मैडम जिन अपनी बात करनी शुरू करती है तो मैडम यू के तो एक तरीके से ज़मीन ही पैरों से निकल जाती है। वो बोलना शुरू करती हैं, मुझे माफ़ कर दो यू, लेकिन जो मैं तुमसे अब कहने जा रही हूँ तुम सोच नहीं सकती कि मैं अपने दिल पे पत्थर रख के ये कह रही हूँ। मुझे यकीन था कि मेरा पति कम से कम आज तो अच्छे से बिहेव करेगा, लेकिन ये मेरी गलती है। पैसे, रुतबे और उसकी गंदी नज़र कभी नहीं बदल सकती। मैं इस रिश्ते से छूट के कहीं बाहर नहीं जा सकती अपने बेटे के खातिर और अपने माँ बाप के खातिर, क्योंकि मेरे माँ बाप भी अगर मैंने यहाँ इस रिश्ते से तोड़ने की कोशिश की तो ये इंसान मेरे माँ बाप का भी जीना मुश्किल कर देगा और मेरे बच्चे के साथ तो पता नहीं क्या ही करेगा। इसी कारण मैं इसके साथ हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी नीयत अपने से आधे से भी आधी उम्र के को देखकर भी बिगड़ सकती है। मैडम यू शॉकिंगली अब मैडम जिन की तरफ देखते हुए, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारी मदद करने की। मैं जो मांग रही हूँ तुमसे वो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कभी भी मैं तुम्हारे परिवार के सामने इन नज़रों को तुमसे मिला पाऊँगी। एकदम से मैडम यू बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोचती हैं कि क्या बात हो गई, शादी के दिन एकदम से क्या वो मांगने आ गई मैडम जी। उनके पास तो डॉरी के भी पैसे नहीं हैं, इतनी बड़ी तो नहीं कि कम से कम वो जितना प्रेजेंट कर सकते तो उतना ही लेके आए हैं। तभी मैडम जिन कुछ और बड़ा मांग ले, वो इस घबराहट में है। तभी मैडम जिन बोलती हैं, मुझे तुम्हारा सबसे छोटा बेटा विंग चाहिए। अब मैं एकदम से मैडम यू शॉकिंगली उनकी तरफ देखने लगती हैं, क्या, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था मेरे पति की नीयत इतनी गिरी हुई, इतनी घटिया है। वो एक दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं था कि वो एक छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। अब मैडम यू घबराहट में, घबराते हुए, कांपते हुए, थोड़ा सा परेशान होते हुए, आंखों में आंसू भरे हुए एकदम से मैडम जिनका हाथ पकड़ के बोलती है, बताओ मुझे क्यों मांग रही हो तुम मेरे विंग को। मैं जानती हूँ मैंने कभी भी विंग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन हाँ मैं उसको ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। अभी तो वो सिर्फ एक 14 साल का बच्चा है, उसे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। क्यों मांग रही हो तुम उन्हें, बताओ किसके लिए मांग रही हो तुम मेरे विंग को। बेचारी मैडम यू जो शायद सारी दुनिया के सामने विंग से नफरत करती हैं, गुस्सा करती हैं, उस पर चिल्लाती हैं, उसे पनिशमेंट कर देती हैं, लेकिन दिल में वो विंग से वो वाली नफरत नहीं करती कि वो उसकी लाइफ बर्बाद करने के बारे में सोचे। वो तो बहुत खुश थी अपनी बेटी की शादी में, उनका ड्रीम पूरा जो हो रहा था। वो एक तरीके से इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के साथ उनका कनेक्शन हो रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये ज़िद कहीं उनके दूसरे बच्चे के पे भारी
भारी पड़ जाएगी। विंग सिर्फ 1 साल का था जब मैडम यू के पास आया था और उस 1 साल के बच्चे को मैडम यू ने बिल्कुल वैसे ही पाला था जैसे उन्होंने जंचा और यानली को पाला था। हाँ, थोड़ी सख्त ज़्यादा थी क्योंकि विंग बहुत नॉटी था और बचपन से वो बहुत ब्यूटीफुल था और मैडम जिनको बहुत टेंशन रहती थी उसे लेके कि वो इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा सा है, कहीं वो बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन वो खुद अपने हाथों से उसे इतनी बड़ी मुसीबत में लेके आ जाएंगी, इतना तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वो फिर से पूछती हैं, बताओ मुझे किसके लिए चाहिए तुम्हें मेरा विंग? अब मैडम जिन घबराते हुए अपनी बात करती हैं, मेरे पति के लिए, उस घटिया इंसान के लिए जो अपने बेटे की शादी के समय भी इस तरह की सोच रह के मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा है कि अगर तुमने उसे आज विंग को नहीं दिया, आज रात वो विंग उसके रूम में नहीं गया तो वो यानली और जिनजुशान की शादी नहीं होने देगा। अब मैडम जी ये सुनने के बाद धड़ाम करके अपने पैर के बल नीचे बैठ गिर जाती हैं। क्या? हाँ, बस यही निकल पाया उनके मुंह से और कुछ नहीं, क्योंकि उसके बाद तो उनके सामने बिल्कुल अंधेरा आ गया। उनके कानों में जैसे मैडम जिनकी कोई बात ही नहीं है। एक तरफ यानली की शादी सारी दुनिया में फैल चुकी है, इतना ही नहीं, शायद उन्होंने खुद यानली और जिनजुशान को एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करते हुए भी भेजा है और उन्हें पता है कि यानली और जिनजुशान अपनी लिमिट से आगे बढ़ चुके हैं। इस समय वो यानली को वापस जिनजुशान से अलग नहीं कर सकती और अगर उन्हें यानली और जिनजुशान की शादी करवानी है तो उन्हें अपने इस प्यारे से 14 साल के बच्चे को उस राक्षस के पास भेजना पड़ेगा। ये सोचना भी उनका दिल घबरा रहा है, दहल रहा है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा वो क्या करे। कैसे समझ सकता है कोई एक माँ का दिल जहाँ उसकी दोनों आंखें एक बराबर ही तो होती हैं? कोई कह सकता है कि उसके अपनी एक आंख से कम प्यार है और दूसरी आंख से ज़्यादा प्यार है? नहीं ना। तो फिर ये माँ कैसे बताए कि उसे अपने एक बच्चे की ज़िंदगी पसंद है या दूसरे बच्चे की ज़िंदगी पसंद है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बहुत ज़्यादा परेशान है पर वो कुछ नहीं कर सकती। मन भारी करके अपने मन पे पत्थर रख के मैडम यू ऊपर की तरफ देखती हैं और सोचती हैं कि बस एक रात ही की तो बात है, शायद वी इस रात को अगर सरवाइव कर पाए तो वो अपने बच्चे को अपने साथ अपने लोटस पे ले जाएंगी और उस बच्चे को बहुत प्यार करेंगी, पूरी कोशिश करेंगी कि वो इस रात को भूल जाए। बस एक रात ही तो विंग को बितानी है। क्या वो पूरी ज़िंदगी यानली की बर्बाद कर सकती हैं विंग के एक रात के लिए? शायद एक रात में कुछ ऐसा नहीं होगा और अगर कुछ हुआ भी तो वो अपनी विंग को इतना प्यार करेंगी कि विंग इस रात को भूल जाएगा। वो ये सोच रही है, वो ये नहीं जानती कि ऐसी रकम पूरी लाइफ टाइम तक रहते हैं और कोई नहीं भूलता ऐसी चीज़ों को। और वो इस समय यानली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं, ये भी वो जानती हैं। लेकिन कहते हैं ना, कहीं ना कहीं खून भी जरूर मारता है। एक उनका सगा खून है और एक सिर्फ गोद लिया बच्चा है। और एक की एक रात की बात है और एक की पूरी लाइफ की बात है। कहीं ना कहीं पलड़ा यानली का ही भारी हो गया मैडम यू के प्यार में और इसलिए मैडम यू ऊपर अपने आप को सपोर्ट देते हुए उठती हैं और बोलती हैं, ठीक है, मैं विंग को वहाँ भेज दूँगी, लेकिन हाँ, मैं विंग को यानली और जिनजुशान की शादी के बाद ही भेजूँगी, उससे पहले नहीं। उन दोनों की आराम से शादी होने दो। और हाँ, ये बात सिर्फ आपके, मेरे और आपके पति के बीच में रहेगी। ये बात मेरे हस्बैंड या मेरे दूसरे बेटे को तक नहीं पहुंचनी चाहिए। विंग को भी मैं खुद ही भेजूँगी और खुद ही समझाऊँगी। तुम इस बारे में और किसी से बात मत करना, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी तुमसे। मैडम ये बात बोलने के बाद वहाँ से तुरंत विंग के पास जाती हैं। वो देखती हैं कि विंग अभी भी अपनी मस्ती में उस बैंकेट हॉल में जहाँ खाना लगा हुआ था वहाँ कूद के घूम रहा है, कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा है। जो वेटर सबको सर्व कर रही हैं उनसे ले के कुछ चीज़ें खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। उस बेचारे को नहीं पता कि ऊपर बालकनी में खड़ा हुआ उसने एक तरीके से जिनजुशान की नज़र उसके ऊपर से हट ही नहीं रही है। उस बेचारे को ये नहीं पता कि एक तरीके से आज उसकी लाइफ का फर्स्ट डे बनने वाला है, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा वो उसके साथ होने वाला है। अब धीरे धीरे करके बाकी गेस्ट्स भी आ गए, जिनमें वैंस यानी वैन रोहान, उनके दोनों बेटे नीस यानी नीनी ब्रदर्स और बाद में लैन ब्रदर्स भी आए हैं। वैसे तो लैन कुरैन भी यहाँ आना चाहते थे पर लास्ट मोमेंट एक बिजनेस मीटिंग के कारण वो नहीं आ पाए। इसी कारण सिर्फ लैन ब्रदर ही यानी लैन वांग जी और लैन शिचैन आए हैं। लैन वांग जी कहने के लिए यहाँ पे जैसी एंट्री की थी सारे
सारे ओमेगास की नज़र उनके ऊपर है। सच्चाई तो ये है, ये लैन ब्रदर इस समय के चाइना के मोस्ट वांटेड या मोस्ट हैंडसम, मोस्ट बैचलर अल्फाज हैं। हर ओमेगा फैमिली चाहती है कि किसी भी तरीके से उनके फैमिली के ओमेगा की शादी इन लैन ब्रदर में से किसी एक से हो जाए, क्योंकि ये सबसे रिचेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे ज़्यादा प्योर भी हैं। हाँ, इनके बारे में, इनकी फैमिली के बारे में जब भी आप कहीं से सुनेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव ही सुनेंगे। ऊपर से ये दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। जैसे ही इन्होंने इस हॉल में एंट्री की तो इन दोनों के ऊपर से किसी की नज़र नहीं हट रही। दोनों इस समय के मोस्ट हैंडसम, मोस्ट स्ट्रॉन्ग अल्फाज हैं। एक तरीके से लांग वांग जी तो एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा है। इतना ही स्ट्रॉन्ग उनका ऑरा है, उतना ही ब्यूटीफुल उनका फेस है, उतनी ही ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है। कहने के लिए लांग वांग जी एक तरीके से हमेशा शांत रहने वाले, फेस पे हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन रखने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ लोगों की अट्रैक्शन को कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी तरफ लोग उनके इतने कोल्ड नेचर, इतने कोल्ड फेस होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। लांग वांग जी इस समय 20 साल के हैं और उनके ब्रदर 22 ईयर ओल्ड हैं। तो ये लोग यहाँ पे हॉल में आते हैं। जैसा मैडम यू ने कहा, प्रॉपर एक अच्छे से शादी होती है, सब लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। प्रॉपर उन तीनों की सबके बीच में चाइनीज़ ट्रेडिशनल क्लोथ पहन के, हानफू पहन के शादी होती है। दोनों ब्राइड और ग्रूम प्रॉपर ब्लो करके अब जो सारे रिचुअल्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं। इनकी शादी होती है, सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, उसमें इसे एंजॉय कर रहे हैं, फूड एंजॉय करें। एक हैप्पी वेडिंग का जैसा एक इन्वायरमेंट या माहौल होता है, वही माहौल में सब लोग एंजॉय करें। लेकिन मैडम यू के दिमाग में तो बस यही घूम रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे कैसे करेंगी वो ये काम। जब सब लोग अपने अपने रूम्स की तरफ अब धीरे धीरे करके जाने लगते हैं। ये करीबन 9-10 बजे की बात है जब ब्राइड और ग्रूम अपने रूम की तरफ जा चुके हैं। वहीं कुछ गेस्ट भी अपने रूम की तरफ जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे गेस्ट हैं जिनके लिए अभी तो पूरी रात बाकी है, जो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जिनमें वैन रोहान की फैमिली और जिन एक तरीके से नी ब्रदर्स और बाकी लोग हैं। लेकिन लैंस अपने उसूलों के पक्के, अपने टाइम टेबल पर रहने वाले, अपने रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने वाले ये लोग भी अपने अपने रूम्स की तरफ जा चुके हैं। जब विंग देखता है कि मैडम यू उसके पास आ रही हैं तो वो खुशी से अपनी मदर के पास कूदता हुआ जाता है और बोलता है, मदर आपने देखा सीजे कितनी सुंदर लग रही थी ना, हमारी सीजे दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड है ना। इस बात पे मैडम यू जो बिल्कुल भी यानली को शायद एक बार नज़र भर के भी नहीं देख पाई, क्योंकि पूरे टाइम उनकी नज़र तो सिर्फ विंग के ऊपर थी। उनके मन में इतना गिल्ट है कि उन्होंने किस चीज़ के लिए हाँ कर दी, या वो अब क्या करने वाली हैं, कि उनकी नज़र किसी और चीज़ के ऊपर तो गई नहीं। वो बड़े प्यार से विंग के सर पे हाथ रखती हैं और प्यार से उसे बोलती हैं, विंग मेरे साथ चलो। विंग जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि उसकी मदर उस समय क्या कह रही हैं, क्या करना चाहती हैं, वो खुशी खुशी अपनी मदर का हाथ पकड़े हुए अपनी मदर के सामने जा रहा है। वहीं मैडम यू जहाँ आज उन्होंने भी ट्रेडिशनल क्लोथ पहने थे, हानफू पहना हुआ है, वो अपने बेटे को ऐसे ही अपने साथ लेते हुए जा रही हैं। विंग भी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि मदर को क्या हो गया है। वो अचानक से सबके बीच में से उसे कहाँ ले जा रही हैं, लेकिन हाँ उसकी मदर उसे कह रही है तो बिना सुने बस चलते जा रहे हैं। अब मैडम यू विंग को एक बड़े से गेट के आगे, एक रूम के गेट के आगे लाके खड़ा कर देती हैं। मैडम जी ने पहले ही बता दिया था कि इसी रूम में विंग को भेजना है। मैडम जी ने जब मैडम यू को सारी बातें बताई थी तो रूम भी बता दिया था। अब मैडम यू विंग को दोनों हाथों को पकड़ती हैं और उसे के हाथों को से अपने मतलब अपना सर उसके हाथों पर रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। विंग अब बहुत घबरा जाता है। पहले एकदम से शांति से उसको मदर का कुछ ना बोलना ले आना और फिर एकदम उसकी मदर का इस तरीके से एक रूम के आगे खड़े होकर रोने लगना, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी वो प्यार से अपनी मदर को अब बोलता है, मदर क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं, बताइए मुझे क्या हुआ। अब मैडम यू बोलना शुरू करती हैं, विंग जो मैं आज तुम्हारे साथ कर रही हूँ या जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगी, मैं जानती हूँ बेटा तुम उसके बाद शायद मुझसे नफरत करोगे, कभी मेरा चेहरा देखने की कोशिश नहीं करोगे, यही सोचोगे कि हाँ मैं तुम्हारी एक अडॉप्टिव मदर थी तो मैंने उसी की तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया। पर मेरा यकीन मानो, तुम मेरी लाइफ के मेरे प्रेशियस बच्चों में से एक हो। मैं तुम्हें कभी प्यार करना कम नहीं कर सकती। आज जो मैं तुमसे करने के लिए कह रही हूँ या जो तुम्हारे साथ होगा, उसके बाद भी मेरी लाइफ में तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहोगे। मेरी लाइफ में पूरी लाइफ जब तक मैं जीऊँगी सिर्फ तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए ही जीऊँगी। बस एक दिन
एक रात अपनी मदर को दे दो। अब बीइंग शॉकिंगली अपनी मदर की साइड देख रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सिर्फ एक 14 साल का बच्चा है, वैसे ही उसका दिमाग सिर्फ मस्ती करने में, शरारत करने में, कि कैसे उसे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, कैसे कुछ टेस्टी खाने को मिल जाए, उस बस इन्हीं बातों में रहता है। उसे दुनियादारी की वैसे भी समझ नहीं है। हमेशा अपनी सीजे के लाड प्यार, अपने भाई के गुस्से और प्यार प्रोटेक्शन में रहने वाला विंग, उसे क्या पता सेक्स क्या होता है, सेक्सुअल लोग के टच क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता। उसने तो आज तक जब भी लोगों ने उसे टच किया तो एक प्यार, एक वैसा वाला टच किया, उसे इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं। और उसकी अभी एज भी नहीं थी कि उसे नॉलेज दी जाए, क्योंकि उसकी फर्स्ट डेट भी 16 के बाद ही आएगी या 16 में आएगी। अभी तो वो छोटा था, तो उसे इस बारे में ना ही बताना मैडम यू और जेनिफर मिया ने सही समझा था। लेकिन एकदम से उस 14 साल के बच्चे को इस तरीके से कहीं भेजना मैडम यू भी ने भी कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन वो क्या करें, अभी उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो विंग को बोलते हैं, आज तुम इस रूम के अंदर जाओगे और वहाँ तुम्हें एक अंकल मिलेंगे। वो अंकल जैसा जैसा तुमसे करने के लिए कहेंगे वैसा वैसा करना। बस फिर तुम्हारी मदर तुम्हें मॉर्निंग में सब कुछ अच्छे से समझाएगी। बस आज उन अंकल को जैसा कह रहे वैसा करना, उन्हें खुश कर देना। बस बेटा, आज एक रात तुम्हारी मदर तुमसे मांग रही है। मैं वादा करती हूँ उसके बाद तुम्हारी मदर कभी तुम्हें पेन नहीं होने देगी, कभी तुम्हें दर्द नहीं होने देगी, तुम्हें बहुत प्यार करेगी, बहुत प्रोटेक्ट करेगी। बस एक रात के लिए अपनी मदर की बात मान लो। विंग जो समझ नहीं पा रहा है, उसे क्या पता उसकी मदर उससे क्या कह रही है। उसे लग रहा है कि मदर कह रही है अंदर जाके एक अंकल की बात माननी है तो मान लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। वो हंसते हुए अपनी बनी स्माइल दिखाते हुए खुश होते होते, ठीक है मदर, आप जैसा कह रहे हो वैसा कर लूँगा। और बोल के वो बिना पूरी बात सुने और बिना कुछ जाने तुरंत गेट खोल के अंदर चला जाता है। और मैडम यू अब गेट के बाहर घुटनों के बल बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। सच कहें तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, 2 गार्ड जो इस गेट के साइड में खड़े थे, जिन गौनशान ने ही खड़ा किया था ताकि विंग अगर भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ के वापस इस रूम में ले आया जाए, वो इशारा करके मैडम यू को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मैडम यू वहाँ से जा तो रही हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो कहीं कोई गलती तो नहीं करी। उनका मन अभी भी कर रहा है वो दौड़ के जाएँ, इस गेट को खोले और विंग को बाहर ले आए। लेकिन वो जानती हैं कि यहाँ यानी की लाइफ की बात है, उसकी भी एक तरीके से ज़िंदगी की बात है। वो यही सोच के वापस भारी मन से कदम अपने जगह से उठ के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग जब इस रूम में आता है तो देखता है कि सामने उसके फादर की एज के एक अंकल बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक नाइट सूट पहना हुआ है, जिसके बड़े आगे के बटन भी उन्होंने खोल रखे हैं। एक सिल्क का डार्क गोल्डन कलर का नाइट सूट, और वो बड़ी गंदी नज़र से बेड पे बैठे हुए अब एक हाथ में कुछ शराब पी रहे हैं। विंग समझ नहीं पाया कि वो अंकल ऐसे घूर घूर के इतनी गंदी नज़रों से उसे क्यों देख रहे हैं। लेकिन उसे अभी जो ऐसा उसकी मदर ने कहा कि उस अंकल की बात माननी है, वो ये सोच के आगे आता है और बोलता है, हेलो अंकल, आप मुझसे मिलना चाहते थे, क्या काम है बताइए। एकदम से विंग को ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई काम होगा, अंकल बताएंगे, वो कर देगा। इस बात पे जिन गौनशान जो बैठ के भी तो कॉर्नर पे बैठा था, वो विंग को इशारा करके अपनी गोदी में बैठने के लिए कहता है। विंग शुरू में समझ नहीं पाता, क्योंकि ऐसे गोदी में तो उसके फादर भी उसे नहीं बैठाते। ऑब्वियसली अब वो 15 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा तो है नहीं, 15 साल का है, तो इस एज में तो उसके फादर भी उसे गोदी में नहीं बैठाते। पर उसे लगता है कि शायद अंकल उसे प्यार से गोदी में बैठने के लिए कह रहे हैं, वो बैठ जाता है। विंग को नहीं पता कि जिन गौनशान का इरादा कैसा है। अब जिन गौनशान धीरे से विंग के बालों पर हाथ फिराने लगते हैं और बोलते हैं, कितने सुंदर हो तुम, कितने प्यारे हो, सचमुच में मैं तो तुम्हारा फर्स्ट ही बनना चाहता था। अब और सच कहूँ, आज मेरी लाइफ की बेस्ट रात में से एक होगी। विंग जो समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। अब जिन गौनशान जो उसकी गोद में विंग बैठा हुआ है, वो अपने फेस के अपनी नोज से विंग को स्मेल करने लगता है। और विंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना गंदा डिस्कस्टिंग फील करवाती है। विंग एकदम से अपनी जगह से उठ के कहता है, अंकल बताइए ना, आपको क्या काम था मुझसे। मेरे सीजे और जेम ब्रदर बाहर वेट कर रहे होंगे। इस बात पे जिंजर जान हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी सीजे तुम्हारा वेट नहीं कर रही होंगी, वो तो इस समय मेरे बेटे के पास है, वही कर रही होंगी जो मैं तुम्हारे साथ अब करूँगा। विंग ये भी नहीं समझ पा रहा ये आदमी कितना घटिया है जो अपने ही बेटे और बहू के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। वो शॉकिंगली एकदम से उनकी तरफ देखे, क्या कर रही होंगी मेरी सीजे,
अब जिंजर शान जिसे पता है कि इस बंदे को कुछ नहीं पता, ये बच्चा ही तो है, वो इस मौके का फ़ायदा उठा के आज अपनी जगह से उठ के विंग को पास आता है और विंग को बड़ी गंदी तरीके से फेस से देकर उसकी नेक तक उंगली नीचे 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 पहुंचाने लगता है और धीरे से उसके पहले बटन को खोलने लगता है, उसकी शर्ट के पहले बटन को। विंग जो अब समझ चुका है कि ये कुछ गड़बड़ है। विंग ने भी इस समय रेड रंग की सिल्क की शर्ट पहनी हुई है और एक ट्राउज़र डाला हुआ है जो ब्लैक कलर का है। उसे भी नहीं पता कि उसकी अंकल उस तरीके से उसे क्यों टच कर रहे हैं। वो एकदम से थोड़ा पीछे होता है और कहता है, अंकल आप मुझे प्लीज़ बताओगे क्या काम है, मुझे जाना है वापस, मुझे नीचे जाकर टेस्टी टेस्टी खाना खाना है। अब जिंजर शान बड़े चेहरे पे हंसी रहे, तुम्हें क्या खाना है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें इस कमरे में ला दूंगा और मुझे आराम से तुम्हें खाने देना और फिर तुम अपना खाना खा लेना। वहीं अब जिस तरह से जिंजर शान उसे बाहर कुछ बता नहीं रहा है, बार बार अजीब सी बातें कर, उसे अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि चलो बाहर जाके मतलब अपनी मदर से बात करता हूँ कि क्यों ये ऐसी बात कर रहे हैं। कहता है आप मुझे नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, मैं मदर से पूछ लेता हूँ। ये बोल के वो बाहर जाने लगता है और जिंजर शान जो काफ़ी टाइम से विंग को देख के उसके अंदर लस्ट भर रहा था, वो इस मौके का फायदा उठा के पीछे से विंग को कस के पकड़ लेता है। विंग अब बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। अब जिंजर शान उसके फिर से एकदम से उठा के बेड पे डाल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग नर्वसली अब जिंजर शान को देख रहा है और वो बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो अंकल, जाने दो मुझे। अब विंग के साथ जिंजर शान थोड़ी ज़बरदस्ती करने लगता है, उसकी शर्ट के बटन खोलने लगता है। विंग जिंजर शान के फिजिकली भी काफ़ी वीक है, अभी वो सिर्फ 14 साल का बच्चा है और वो एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बंदा है। वो आराम से विंग को कंट्रोल कर लेता है। वो पहले विंग दोनों हाथों से विंग के सर पे टक करके उसके शर्ट खोलने लगता है, उसके ट्राउज़र तक भी उसके हाथ चले जाते हैं। विंग कई बार बहुत स्ट्रगल भी कर रहा है, इस कारण गुस्से में उसने विंग को 2-3 स्लैप भी मार दिए। अब विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू भी आ गया, उसका पूरा फेस स्वेलिंग हो गया है क्योंकि इतनी ज़ोर से जिंजर शान ने उसे पीटा है। अब वो अपनी आंसू भरी आंखों से उसके होठ के पास से निकलते हुए ब्लड से कांपते बोलते हैं, आप मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, बस यही कह रहा है। उसे आज तक कभी किसी ने ना ही गुस्सा किया है। हाँ कभी कभी मैडम ये गुस्सा करती थी, लेकिन उनके गुस्से में भी फिर भी एक लिमिट वाला प्यार था। आज तक मैडम यू ने भी उसे कभी इतनी बुरी तरह से पीटा नहीं था जैसे आज जिंजर शान ने उसे पीटा है। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। वो बेचारा 14 साल का बच्चा अभी तक सिर्फ घबरा रहा था, डर रहा था, लेकिन उसके डर को और ज़्यादा एक कहते हैं ना हम हॉरर स्टोरी या एक ऐसा भयानक सीन उसकी आंखों के आ गया था जब जिंजर शान अपने सारे कपड़े उतार के उसके सामने एकदम न्यूड आ जाता है। बेचारा विंग ये देख के इतना घबरा जाता है, उसने लाइफ में आज तक कभी किसी को नहीं ऐसे नहीं देखा। ऊपर से जिंजर शान अब उसके बाल खींचते हुए उसे घुटनों के बल बैठा के अपने सामने बैठा देता है और फोर्सफुली अपना प्राइवेट पार्ट उसके मुँह में इंसर्ट करने की कोशिश करता है। विंग जो बहुत डरा हुआ था पहले से, जब वो देखता है कि ये वो अंकल उसके साथ क्या कर रहे हैं तो वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने सेल्फ डिफेंस में पास में पड़े हुए एक कैंडल स्टैंड को जो एक ब्रास यानी तांबे का था उसे उठा के बहुत ज़ोर से जिंजर शान को मारता है, जिसके कारण वो कैंडल स्टैंड काफ़ी शार्प था, जिसके कारण जिंजर शान का वो प्राइवेट पार्ट ही कट होकर दूर गिरता है और जिंजर शान के मुंह से बहुत बुरी तरह से चीख निकल जाती है। अब वो अपने दोनों हाथों से जहाँ से ब्लड निकल रहा है उस जगह को पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। इतना ही नहीं, ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके हाथ में वो कैंडल स्टैंड है, सामने वो अंकल न्यूड पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है। विंग समझ नहीं पाया कि वो क्या करे, वो घबराया हुआ यहीं खड़ा है और आज का कन्विक्शन ही रुकता है। ये फर्स्ट पार्ट थोड़ा लंबा बन गया क्योंकि मैं बीच में रोकना नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मतलब इंटरेस्ट ब्रेक हो जाए। सो होप सो आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगे, कैसा लगे प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लाऊंगी। थैंक यू।